और क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो एएमएल और ऑटोमेशन के कोर्स में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकर्जन। अब रिकर्जन क्या होता है, इसमें कोड कैसे बनाना है, कोड बैकएंड में कैसे काम करता है, लॉजिक कैसे लगाना है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी इसी लेक्चर में विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जी हाँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि रिकर्जन कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, और साथ में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आपको बेस पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज कि आप ये वाला मेरा पाइथन कोर्स या तो एआईएमएल के लिए देख रहे हो या फिर डाटा साइंस के लिए देख रहे हो। मैं आपको इस लेक्चर में इतना रिकर्जन सिखा दूंगी जितना एआईएमएल या फिर डाटा साइंस के लिए यूज होता है। एंड आई कैन गारंटी यू बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जब आप ये वाला लेक्चर पूरा देख लेंगे, आप अपने आप रिकर्जन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लॉजिक लगा पाएंगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाना है। एंड नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट इज कि रिकर्जन बेस्ड है फंक्शंस पे। तो अगर आपने मेरा फंक्शंस का लेक्चर नहीं देखा है, पहले उसे जाकर देखो। आपको एएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट में वाला लेक्चर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं ही आपको बता देती हूँ एएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट की कहाँ से आपको फंक्शंस का लेक्चर देखना है। और अगर कोई और से लेक्चर आपने मिस कर दिए एएमएल के, तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब ये वाला लेक्चर पार्ट 2 होने वाला है रिकर्जन का। पार्ट 1 में हमने काफी सारी चीजें देखी रिकर्जन के बारे में, जैसे रिकर्जन क्या होता है, उसका कोड कैसे बनाते हैं, कैसे लॉजिक लगाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये मैंने आपको बताया है, वो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ कि एएमएल और ऑटोमेशन में कहाँ पर रिकर्जन यूज हो सकता है। और उसके साथ साथ पार्ट 1 में हमने ये भी देखा कि सूडो कोड कैसे बनाना है और कोड बैकएंड में कैसे काम करेगा, विद डायग्राम्स मैंने आपको समझाया है। तो अगर रिकर्जन का पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले उसको जाके देखो। रिकर्जन पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट में आपको वाला लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना रिकर्जन का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम एडवांस पार्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, साथ में एंड में एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। इसलिए एंड तक के देखने वाला लेक्चर आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप अपने आप कोड बना पाओगे रिकर्जन का। तो चलिए अब हम रिकर्जन का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं, बट उसके पहले एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ एएमएल और ऑटोमेशन की, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि रिकर्जन का पार्ट 1 कहाँ से देखना है। उसके साथ साथ अगर आपने एएमएल और ऑटोमेशन के कोर्स का कोई सा भी लेक्चर मिस करा है, तो आप वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट मिलेगा एएमएल और ऑटोमेशन का, और कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी है इसी प्लेलिस्ट में, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देती हूँ एएमएल और ऑटोमेशन की। आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप ऐसे चैनल पर जाइएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में ये रही हमारी एएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट। अब हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, इसलिए सीरियल वाइज फॉलो करना। अगर आपने कोई सा भी लेक्चर मिस कर दिया है तो ये देखिए, यहाँ पर भी आपको रेपल में भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऑपरेटर्स में भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये वाला हमारा ऑटोमेशन का मेजर प्रोजेक्ट है कि कैसे ईमेल्स ऑटोमेट आप करवा सकते हैं, विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझा है, इसलिए ये भी देख लेना। उसके बाद आपको कंडीशन स्टेटमेंट्स में भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, स्ट्रिंग में भी प्रोजेक्ट्स हैं, लूप में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, लिस्ट में हमने एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाई है स्ट्रीमलेट को यूज करके, तो ये भी देख लीजिएगा। ये वाले कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हमने जारविस क्रिएट करा है। टपल्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जो कि एआई प्रोजेक्ट है, आप बल्क में पीडीएफ जनरेट करवा सकते हो, वो भी वॉइस के फॉर्म में, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद डिक्शनरी में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये वाले कुछ प्रैक्टिस के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो भी आप देख लेना। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है नंपाई का सीरीज है, 3 पार्ट में आपको फुल नंपाई मिल जाएगा। उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें, और प्रोजेक्ट भी मिलेगा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, तो ये भी देख लेना। वैसे मैंने एक कंप्लीट नंपाई का भी लेक्चर अपलोड कर रखा है, जो कि एक सिंगल वीडियो में है। अगर आपको वो देखना है तो वो देख लेना। लिंक नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। अदरवाइज ये 3 पार्ट्स में तो है ही सही, एज योर विश। ये देख लीजिएगा। सेट्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ये रहा हमारा फंक्शन का लेक्चर, ये जरूर देखना, क्योंकि रिकर्जन बेस करता है फंक्शन पर। इसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। फंक्शंस लेक्चर के बाद आपको रिकर्जन का पार्ट 1 मिल जाएगा, पहले इसको देख लेना। उसके बाद पार्ट 2 देखने ये वाला लेक्चर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है डीएफएस। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्जाम में भी आया था, और मैं कंपनी के इंटरव्यू में बैठी थी ना, तब भी वाला क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना, हाँ, और लॉजिक समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आपको समझ आ सके। ये वाला ग्राफ क्वेश्चन है, तो चलिए, और रिकर्जन को हमें इसमें यूज करना है। हमारा क्वेश्चन है डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस। इसको ना आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये वाली ग्राफ है, और इसमें बहुत सारी नोड्स है, ए बी डी ई सी, ये सभी एक नोड्स है। अब इसको ना आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में विजिट करना है हर एक नोड पर इसका एक रूल है, और वो रूल ये है कि आपको विजिट तो करना है, उस हर एक नोड को प्रिंट करके भी बताना है, बट एक नोड पर आप एक ही बार विजिट कर सकते हो, मतलब एक ही बार आप प्रिंट करा सकते हो, डबल बार नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो आपको हर एक नोड पर विजिट करने से पहले ये भी चेक करना होगा कि क्या हम पहले इस पर विजिट कर चुके हैं।
अगर कर चुके हैं तो डबल बार विजिट नहीं करेंगे, डबल बार प्रिंट नहीं कराएंगे। अगर नहीं विजिट करा है तो ही विजिट करेंगे, ठीक है। अब डीएफएस का एक छोटा सा रूल होता है विजिट करने का, वो मैं आपको सिखा देती हूँ, जो मैंने कॉलेज के टाइम में सीखा था, और ये एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। हाँ, तो बहुत ईजी सा होगा और बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम समझते हैं। इसको आपको ना एक स्टार्टिंग पॉइंट भी देना होगा, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है डीएफएस। मतलब अगर आपको हर एक नोट पर जाना है तो आपको एक पॉइंट डिसाइड करना होगा कहाँ से आप जाना स्टार्ट करोगे। तो मैंने पॉइंट डिसाइड कर लिया है ए, क्योंकि बाय कन्वेंशन यही डिसाइड करते हैं इसीलिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने ले लिया है ए, ठीक है। अब देखिए विजिट करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं रेड कलर का ये चलाती जाऊंगी। सबसे पहले हम विजिट कर रहे हैं ए को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए प्रिंट करा दिया। अब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, हाँ, जो हम प्रिंट करके बताएंगे ना कोड बनाने के बाद, वो आंसर आपको बता रही हूँ। तो हमने विजिट करना ए से स्टार्ट करा है, यहाँ पर इसने विजिट कर लिया। और डेप्थ फर्स्ट सर्च है, मतलब नाम से समझो इसको। डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई तक जाना। तो मतलब यहाँ पर भी आपके ग्राफ की जितनी भी गहराई है, जितने भी नोड्स हो, लास्ट नोड जहां तक है वहां तक के आपको जाना और फिर रिटर्न करना स्टार्ट करना है। ऐसे ही नहीं आप कर सकते हो कि अच्छा ए पे गए, फिर बी पे चले गए, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, नहीं। एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उसी पॉइंट से आप कंटिन्यू चलते जाएंगे जब तक कि डेप्थ तक नहीं पहुंच जाते, आखिरी नोड तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही आखिरी नोड तक पहुंच जाए उसके बाद आप फिर बाकी पर जाना स्टार्ट करना। कैसे करना वो बता रही हूँ मैं। ए पर गए, ए को हमने प्रिंट करा दिया, उसके बाद उसके साथ साथ चलते गए, फिर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फिर हमने बी को प्रिंट करा दिया, करेक्ट। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो डी आ रहा है, तो फिर हमने यहाँ पर डी को प्रिंट करा दिया। अब देखो उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, देखो हमने ई को प्रिंट करा दिया। अब मुझे बताओ ई के बाद कोई और नोड है क्या। अगर यहाँ पर और यहाँ पर और भी कोई नोड होती तो फिर हम इस पर जाते, इस पर जाते, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अभी फिलहाल कोई भी नोड है नहीं हमारी ई के बाद, इसलिए हम इन सब पर जाएंगे नहीं। ई के बाद अब आप यहाँ से स्टार्ट करो रोटेट होना, ठीक है। फिर से हम डी पे गए, अब चेक करो डी को हम विजिट कर चुके, बिल्कुल कर चुके, यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है ये, ठीक है। अब ये क्या है, इसको भी आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना होगा ना कंपेरिजन करने के लिए। अब देखो फिर से बोल रही हूँ, हमने हर एक नोट पर गए तो हमको एक हिस्ट्री तो रखनी पड़ेगी ना इन सब नोट की, कि किन किन पर हम विजिट कर चुके हैं, ताकि हम कंपेयर कर चुके कि हम डबल बार ना विजिट करें उस पर। तो हम क्या करेंगे, खाली सेट ले लेंगे, एक खाली सेट ले लेंगे और वहां पर ये वाला डाटा पूरा स्टोर कर लेंगे जिन पर हम विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ई पर हमने विजिट कर लिया, अब डी पर जब हम आ रहे हैं तो अब यहाँ पर चेक करो, क्या इस वाले सेट में डी है, हाँ है, मतलब हमने विजिट कर लिया। फिर से विजिट करने की जरूरत नहीं, मतलब फिर से प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम डी पर गए, फिर हम बी पर जाएंगे, फिर हम ऐसे आएंगे, अब हम सी पर जाएंगे। सी पर फिर से चेक करो इस वाले सेट में क्या सी है, नहीं है, तो मतलब हम यहाँ पर सी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, सी को ऐड कर लिया। अब यहाँ से यहाँ पर जाओ, अब बी फिर से आ रहा है, बी को चेक करो कि यहाँ पर बी है, बिल्कुल है, मतलब फिर से विजिट करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, फिर यहाँ पर आए, फिर ए पर हम फिर से आ गए, अब फिर से चेक करो, अब एंड पॉइंट पर आ गए, मतलब जहां से हमने स्टार्ट करा था ना वहीं पर हम आ गए, मतलब हमारा काम पूरा हो चुका है। ए को भी चेक कर लो, फिर भी आप, क्या ए यहाँ पर है, बिल्कुल है, मतलब हमने डीएफएस फाइंड कर लिया है। जब हम इसका कोड बनाएंगे ना, हमारा फाइनल आंसर आएगा ए बी डी ई सी। बाकी के ग्राफ्स आप खुद बनाकर देखना और उनकी प्रैक्टिस करके देखना, आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कोड कैसे बनाना है, लॉजिक कैसे लगाना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसकी जो सबसे पहली स्टेप होगी वो ये रहेगी कि आपको ना एक सेट क्रिएट करना है। आपको एक सेट क्रिएट करना है, किस नाम से, विजिट नाम से एक सेट क्रिएट कर लो। और मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ, जो कि शुरुआत में बिल्कुल खाली होगा। ऑब्वियसली आपने शुरुआत में थोड़ी विजिट कर लिया सारे नोड पर, स्टार्टिंग में तो खाली होगा, तो एक खाली सेट आप बना लो। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। हमारी सेकेंड स्टेप ये होगी कि अब आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करो, मतलब यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से जब आप जाओगे तभी से आपको कंपैरिजन करना स्टार्ट करना है कि आपके सेट में क्या वो वाला नोड मौजूद है। अगर है तो मतलब आप विजिट कर चुके हो, फिर से विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है सेट में वो वाला नोड तो फिर आप विजिट करो, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन होगी इफ नोड नॉट इन विजिट। नॉट इन विजिट देखो इंग्लिश की तरह आप समझो, नॉट इन विजिट का मतलब क्या है। नॉट इन विजिट का मतलब है कि जो भी आप नोड पर अभी फिलहाल विजिट कर रहे हो ना, वो इस विजिट वाले सेट में नहीं है, इस विजिट वाले सेट में नहीं है, तो मतलब आप विजिट कर सकते हो। अगर आप विजिट कर सकते हो तो फिर आप विजिट कर लो। कैसे विजिट करोगे, प्रिंट कराओ, ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैंने आपको प्रिंट करके बताया था वो प्रिंट का ही तो काम था। तो फिर आप उसको प्रिंट करा दो, कि उसको प्रिंट करा दो, उस नोट को प्रिंट करा दो, उस नोट के डाटा को प्रिंट करा दो, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। और इसको आपने प्रिंट तो करा दिया, उसके बाद ये जो विजिट वाला सेट है ना, इसमें आप ऐड भी कर दो।
विजिट वाले में आप ऐड भी कर दो उस नोट को, ताकि हमारे पास हिस्ट्री भी रहे। माना आपने प्रिंट करा दिया है, बट हमारे पास भी तो बैकएंड में हिस्ट्री होनी चाहिए कि इनको आपने विजिट कर लिया है। तो आप विजिट वाले में इसको स्टोर भी कर दो, सॉरी नोट लिखना था। तो विजिट वाले में आप इसको स्टोर भी कर दो, तो हमने सेट में इसको स्टोर भी कर दिया है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगी इसकी, आप लोग मुझे बताओ। थर्ड स्टेप क्या होगी? हाँ, माना हमने विजिट करके देख लिया है, अगर नहीं था सेट में वाला डाटा, तो हमने उसको प्रिंट भी करा दिया और उस सेट में ऐड भी कर लिया। अब मुझे बताओ, चलो ए को तो हमने विजिट कर लिया है, चलो डी को तो हमने विजिट कर लिया, अगर हम उसके नेबर को भूल गए तो, ई को भूल गए तो, या तो सी को भूल गए तो। वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, बट ये वाला कोड में हमको कोऑर्डिनेटर को सब कुछ बताना पड़ता है डिटेल में। करेक्ट, हमने अभी तक यही सीखा है। वो सब कुछ थोड़ी जानता है, हमें कोड से बताना होता है। तो इसके लिए हमें ये बताना होगा, माना आपने एक पर्टिकुलर नोड विजिट कर लिया, बट ये भी चेक करो कि आपने उसके नेबर वाले नोड्स भी विजिट कर लिए हैं। अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो आप कंपैरिजन करो कि क्या सेट में वो मौजूद है नेबर्स। अगर नहीं मौजूद है तो फिर उनको विजिट करो, प्रिंट कराओ, सेट में ऐड करो। और कर चुके हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो अब यही सारा लॉजिक हमको उसके नेबर के लिए लिखना पड़ेगा। अब उसके नेबर के लिए कैसे लिखना है, तो उसके लिए हमें ना एक लूप चलाना होगा, जो कि फॉर लूप चलेगा। ठीक है, ताकि हर एक नोड पर जाए, किसी को मिस ना करे, बस इसलिए फॉर लूप चल रहा है। तो हम फॉर लूप चलाएंगे नेबर के लिए इन ग्राफ। ग्राफ ये रहेगा, वो मैं आपको कोड से बना के बता दूंगी। हाँ, अभी के लिए इसको विजुलाइज कर लो, ग्राफ है ये। करेक्ट। और यहाँ पर मैंने नोट पास भी कर दिया है, ये भी हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमें प्रिंट कराना है। किसको प्रिंट कराना है? ऑब्वियसली उन्हीं नोट को जिनको आप विजिट कर रहे हो, और सेट में ऐड कर दो। तो फिर से मैं कॉल लगा दूंगी किसको? अब देखो, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जो मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगी ना, उसी को फिर से कॉल लगा दूंगी और यहाँ पर पास कर दूंगी एक तो नेबर और विजिट को, ताकि ये चेक कर ले क्या विजिट हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप ऐड कर दो और प्रिंट भी करा दो। ठीक है, फिर से मैं उसी को कॉल लगाऊंगी और नेबर के लिए भी यही वाला लॉजिक फिर से काम करेगा, जैसा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में वाला काम करा था। ठीक है, जो बाइनरी सर्च वाला क्वेश्चन था ना, उसमें जो लॉजिक काम करा था वही इसमें भी काम करेगा। तो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो चलिए, अब मुझे पता नहीं कि बाइनरी सर्च क्वेश्चन में इसके पहले लगाऊंगी या बाद में, बट बाइनरी सर्च वाला जो लॉजिक है ना, वही इस क्वेश्चन में काम करा है, इतना आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस के, तो आप वहां पर देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। तो चलिए जी, इतना तो हमने यहाँ पर समझ लिया, हमारा लॉजिक भी हो गया। एक बार मैं आपको बैकएंड में इसको चला के बताऊं क्या कोड को? चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको बैकएंड में चलाकर बता दूंगी। ठीक है, डोंट वरी, बता दूंगी। चलिए, अब हम हमारे विजुअल स्टूडियो पे आते हैं और इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। कोड के लिए ना सबसे पहले हमें ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब देखो, यहाँ पर तो हमने डायग्राम से समझ लिया, कोऑर्डिनेटर को तो बताना पड़ेगा ना ग्राफ कैसा है, उसको डायग्राम तो समझ आएगा नहीं। तो चलिए, अब हम एक ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। ग्राफ का यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे क्रिएट होगा। कितने नोड्स हैं यहाँ पर, हम उन सबको नोड्स लिख देते हैं पहले तो, ए बी सी डी ई, और उसके बाद लिखेंगे किन किन नोड से कनेक्टेड है, ये भी हमें बताना होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, तो इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रही हूँ। देखो, फर्स्ट नोड ये हो गई, सेकेंड नोड हो गई हमारी बी, थर्ड नोड हो गई हमारी सी, और फोर्थ नोड हो गई हमारी डी, और फिर फिफ्थ नोड हो गई हमारी ई। अब देखो, नोड्स तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर ली सारी। अब हमें ये बताना है कि कौन सी नोड से कनेक्टेड है, उसका नेबर क्या है। तो ए वाली नोड किससे कनेक्टेड है? बी से। और किसी से है क्या? नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा उसके बाद बी। सेम। अब मुझे बताओ बी किससे कनेक्टेड है? बी कनेक्टेड है डी से भी और सी से भी। तो पहले डी है और फिर सी है, तो उसी ऑर्डर में हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले डी है और फिर सी है। चलिए, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली काई से कनेक्टेड है? नेक्स्ट वाली कनेक्टेड है सी। किससे है ये हम देख लेते हैं। सी तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, मतलब खाली बना देंगे हम। डी किससे कनेक्टेड है? ई से है। ठीक है जी। और ई भी किसी से कनेक्टेड है क्या? नहीं है। सी तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो बस खाली बना दो यहाँ पर। डी किससे कनेक्टेड है? ई से कनेक्टेड है, तो वो लिख दो यहाँ पर। और ई किससे कनेक्टेड है? किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर भी सी की तरह खाली लिख दो। ये वाला हमारा पूरा ग्राफ तैयार हो गया, देख लेते हैं। हाँ, डी ई से है, मतलब हमारा पूरा ग्राफ सही से क्रिएट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ग्राफ क्रिएट किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी, इसमें रिकर्जन भी है, सारी चीजें यूज हो रही है डीएफएस, तो इसलिए ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, अब देखिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हम मेन रिकर्जन यूज करेंगे। डीएफएस नाम दे रही हूँ हमारे फंक्शन का।
अब देखो यहाँ पर पैरामीटर पास करें। पैरामीटर क्या पास होगा? सबसे पहले तो नोड से हमें मतलब है कि अभी फिलहाल कौन से नोड से और इसको ऐड करना है कि नहीं करना विजिट वाले सेट में, तो उसके लिए हमें नोड की जरूरत पड़ेगी। सेकंड जरूरत पड़ेगी हमें सेट की। शुरुआत में ये सेट खाली होगा, मैं विजिटेड नाम दे रही हूँ, आप विजिट भी नाम दे सकते हो, ठीक है। नन, शुरुआत में तो ये खाली रहेगा, बाद में हम इस वाले को भरते जाएंगे जैसे जैसे विजिट करेंगे, करेक्ट। अब देखो सबसे पहले बेस कंडीशन मतलब सबसे फर्स्ट कंडीशन लगेगी, बेस कंडीशन तो नहीं है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। इफ विजिटेड इज नन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी फिलहाल स्टार्टिंग है, आपने एक भी नोड को विजिट नहीं किया है, खाली है, तो फिर आप एक काम करो, स्टार्टिंग में ही एक विजिटेड नाम का खाली सेट क्रिएट कर लो। विजिटेड नाम का एक खाली सेट क्रिएट कर लो, ताकि हम जब जब भी नोड पर विजिट करते जाए इस पर ऐड करते जाए। तो ये मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को बता दिया कि खाली सेट क्रिएट कर लो जिसका नाम होगा विजिटेड, ठीक है जी। और इनिशियली आपको क्रिएट करना है जब कोई से भी नोड को आपने विजिट नहीं किया है तब, इसलिए मैंने लिखा है इफ विजिटेड इज नन, कुछ भी विजिट नहीं हुआ है अभी तक के तो। आप देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? मतलब विजिट कर रहे हो आप, पहले नहीं किया है तो लिख ही दिया है हमने, मतलब अब विजिट करना स्टार्ट कर रहे हो आप। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक काम करो, इफ नोड नॉट इन विजिटेड, मतलब अगर आप अभी फिलहाल जिस भी नोड को विजिट कर रहे हो वो नोड विजिटेड वाले सेट में नहीं है, देखो यही लिखा है नॉट इन विजिटेड, विजिटेड वाले सेट में नहीं है, तो फिर आप एक काम करो, पहला स्टेप तो आप उसको प्रिंट करा दो, उस नोड को आप प्रिंट करा दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप एक काम करो, उस नोड को विजिटेड वाले सेट में ऐड कर दो, पीछे से रीड करना स्टार्ट करो, अगर नहीं आता है रीड करना, ऐड कर दो विजिटेड वाले सेट में, ठीक है। और किसको ऐड करना है? नोड को ऐड करना है जिसको आप विजिट कर रहे हो, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया और ऐड भी करा दिया। अब नेक्स्ट काम होगा, हमने विजिटेड वाला भी काम कर दिया, अब नेक्स्ट काम होगा, अगर कोई सा भी नेबर रह गया तो नेबर के लिए फॉर लूप लगा देते हैं, और नेबर वाले के लिए भी फिर से हम जब कॉल लगाएंगे डीएफएस को तो इतना पार्ट फिर से काम करेगा, मतलब जो हमारा मेन काम था ना कोड लिखने का वो हमारा हो चुका है। ये वाला सिर्फ और सिर्फ नेबर के लिए हम कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि कोई सा भी नोड रह नहीं जाए, इसलिए फॉर लूप। तो ये देखिए नेबर हम लिख रहे हैं, इफ नेबर इन ग्राफ और नोड, तो फिर से आप कॉल कर दो। अब देखो यहाँ पे रिकर्जन यूज हो रहा है, डीएफएस रिकर्जन में फंक्शन कॉल इटसेल्फ, उसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर से कॉल लगा रहे हैं, और यहाँ पे फिर से पास कर दो। देखो पहले नोड क्या था? पहले नोड था ये सारे नोड्स, अब नोड क्या बन जाएगा? नेबर, क्योंकि अब हम नेबर की बात करें, रहेगा वो नोड ही बट नेबर की बात करें इसीलिए। और फिर से विजिटेड तो विजिटेड ही रहेगा, और फिर से इतना काम का कोड फिर काम करेगा और चेक करेगा नेबर के लिए। अब एंड में ना आप डीएफएस को कॉल लगा दो अपने मेन फंक्शन को, और कॉल लगाते वक्त इनपुट में दे दो स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या, कहाँ से आपको डीएफएस स्टार्ट करना है, विजिट करना स्टार्ट करना है, मुझे ए से करना है स्टार्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर ए दे दिया। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ABDEC, और यही सीरीज मैंने आपको यहाँ बताई थी, ABDE और फिर C, और यही सीरीज मैंने आपको बताई थी। सो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट। तो चलिए मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ वाला कोड काम कैसे कर रहा है बैकएंड में, ठीक है। यहाँ से विजिट होना स्टार्ट करेगा, इनिशियली एक सेट होगा जो कि एम्प्टी होगा, पूरी तरीके से खाली होगा, और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी इस वाली स्टेप में कि जब कुछ भी विजिट नहीं हुआ है तो एक सेट बना दो आप खाली, जो हमने बना लिया। नेक्स्ट स्टेप है कि अब आप विजिट करना स्टार्ट करो फर्स्ट वाले नोड से, और प्रिंट करा दो उसको, अगर वो विजिट नहीं हुआ है तो पहले तो कंपैरिजन करो कि विजिटेड में है क्या, अगर नहीं है तो प्रिंट करा दो, उसके बाद ऐड कर दो उस वाले सेट में। तो वही स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, स्टार्टिंग ए से हो रही है, चेक करो क्या ए यहाँ पर है, नहीं है, तो मतलब प्रिंट करा दो सबसे पहले तो ए को हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद इस सेट में, इस वाले सेट में आप एक काम करो, ए को ऐड कर दो, तो हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट, अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब ये वाला काम करेगा, हाँ नेबर वाला। अब इसके नेबर पे जाओ, अब नेबर जो बन जाएगा वो बी बन जाएगा। फिर से चेक करो इस विजिटेड वाले से, और इसने जब कॉल लगाया डीएफएस को, फिर से यही वाला कोड का काम होगा। जैसे ही ये वाला फॉर लूप काम करेगा नेबर के लिए, उसी टाइम में कॉल लगा देगा, इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखा है, बस कॉल लगा रहा है। फिर से यही वाला कोड काम करेगा, यही सारी स्टेप काम करेगी, और फिर से बी के लिए चेक करेगा क्या बी सेट में है, अगर नहीं है तो बी को ऐड कर दो, यहाँ पर प्रिंट भी करा दो। नेक्स्ट पर जाओ उसके नेबर पे, डी को चेक करो क्या डी है, अगर नहीं है सेट में तो डी को यहाँ पर ऐड करो सेट में ताकि रिकॉर्ड रहे, और डी को यहाँ प्रिंट करा दो। फिर ई पर जाओ,
ई नहीं है तो ई को भी यहाँ पर ऐड कर दो और ई को भी प्रिंट करा दो। उसके बाद सी पर जाओ, सी को भी यहाँ पर ऐड कर दो और सी को भी यहाँ पर प्रिंट करा दो। हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल चुका है ABDEC। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये वाला कोड बैक एंड में। तो चलिए अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपके पास एक एरे होगा और उस एरे में से आपको एक डाटा फाइंड आउट करना रहेगा और उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पर वो डाटा मौजूद है, कहाँ पर वो डाटा है। करेक्ट। बट देखिए बाइनरी सर्च है तो मतलब एक एरे होगा जिसमें डाटा होगा जो कि होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सॉर्टेड होगा वाला डाटा। करेक्ट। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। यही अगर डाटा सॉर्टेड नहीं होता तो फिर कितना मुश्किल होता हमारा काम, अगर रिकर्जन को यूज करना होता तो हर एक डाटा पे हमें जाना होता, उससे कंपैरिजन करना होता है एक टारगेट से। अब टारगेट क्या है यहाँ पर ये देख लीजिए। देखिए टारगेट को ना आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं अगर बोल रही हूँ कि मेरा टारगेट है 20, मतलब मुझे 20 को फाइंड आउट करना है कि कौन से इंडेक्स नंबर पर है। अगर ये सॉर्टेड नहीं होता तो फिर क्या करते हम एक एक डाटा के पास जाते और ये कंपैरिजन करते कि इस इंडेक्स नंबर पर जो भी डाटा मौजूद है उसका कंपैरिजन होता टारगेट से, क्या दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो मतलब हमें हमारा डाटा मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो फिर नेक्स्ट वाले डाटा पे जाओ, फिर कंपैरिजन करो, फिर नेक्स्ट वाले डाटा पे जाओ, फिर कंपैरिजन करो, फिर नेक्स्ट वाले डाटा पे जाओ, फिर कंपैरिजन करो, एंड तक के हमें जाना होता है जहां तक के हमारे एरे की लेंथ है। करेक्ट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा डाटा सॉर्टेड मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और रिकर्जन को यूज करना है। हमारा काम कितना आसान हो गया, कैसे वो हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ना हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी, क्या स्टेप्स होगी वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। बट उससे पहले एक बार ना ये वाला पूरा जो डाटा है थोड़ा सा मैं दूर दूर लिख देती हूँ क्योंकि इसमें ना हमें कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे जो मुझे आपको समझाना है, इसीलिए। ठीक है। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और ये 50 है। अब देखो टारगेट है 20 को फाइंड आउट करना है तो वो मिलेगा हमें 1 इंडेक्स नंबर पर। ठीक है। अब इंडेक्स नंबर क्या है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ पहले। हमने लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स और भी बाकी सभी लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है पाइथन में इंडेक्स नंबर 0 से और एक एक करके इंडेक्स नंबर बढ़ाते जाओ। और अगर कोई से भी लेक्चर आपके मिस हो गए ना तो वाले देख लेना। 0 इंडेक्स नंबर, फिर उसके बाद वाला 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, मतलब हमारा 20 है 1 इंडेक्स नंबर पे। करेक्ट। अब देखिए हम ना स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है जिससे कि बाइनरी सर्च और रिकर्जन को यूज करके हमारे डाटा की इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे वो हम देख रहे हैं। देखो जो सबसे पहली वाली चीज होगी ना वो ये रहेगी कि आपको ना सबसे फर्स्ट स्टेप है एक स्टार्ट पॉइंट बनाओ। एक स्टार्ट पॉइंट बना लिया, उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाओ एंड पॉइंट। ठीक है। सेकंड एंड बना लिया, अब दोनों को प्लस कर दो और फिर डिवाइड कर दो 2 से। दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। अब क्या हो गया, अब आपने फाइंड कर लिया है मिड। जी हाँ, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट होगा स्टार्ट, सेकंड होगा मिड, थर्ड होगा एंड। अब इनका काम क्या होगा, स्टार्ट आप ले लीजिए जहां से भी आपका एरे की स्टार्टिंग हो रही है जो कि 0th इंडेक्स नंबर है तो 10 को आप स्टार्ट ले लीजिए, इस एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। एंड आप एंड वाला ले लीजिए जहां तक की बिलियन जा रही है आपके एरे की जो कि होगा 50। मिड सेंटर वाला ले लीजिए जो कि 30 होगा। अब जो सेकंड होगा पॉइंट वो ये रहेगा, या सेकंड स्टेप ये रहेगी। अब आप मिड तो आपने फाइंड आउट कर लिया जो कि 30 है। अब आप कंपैरिजन करो मिड से कि आपका टारगेट और मिड क्या मैच कर रहे हैं। देखो क्या मिड इज इक्वल्स टू टारगेट जो फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि हम 20 फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो मतलब हमने फाइंड कर लिया है, वी फाउंड। ओके देखो फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो हमने एक टारगेट लिया है, एक नंबर लिया है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, 20 लिया है। अब मैंने मिड से कंपैरिजन करा कि क्या मिड पर मौजूद है वो डाटा। अगर है तो मतलब हमें डाटा मिल चुका है, हमें बाकी का और कुछ भी प्रोसेस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें तो डाटा मिल गया। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है 20। अगर 30 फाइंड आउट करना होता तो हमारा काम हो चुका था। हमें करना है 20 फाइंड आउट, तो मतलब मिड पर तो नहीं मिला। अब आप ये कंपैरिजन करो कि क्या मिड से टारगेट बड़ा है कि छोटा है। अगर मिड से बड़ा है टारगेट, ठीक है, मतलब मिड छोटा है और टारगेट अगर हमारा बड़ा है तो मिड के बाद मिलेगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और यही अगर मिड बड़ा है और टारगेट हमारा छोटा है तो मिड से पहले मिलेगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा डाटा। आई होप समझ आ गई होगी। मिड अगर बड़ा है और टारगेट छोटा है तो टारगेट मिड के पहले मिलेगा। तो हमारा क्या है, टारगेट छोटा है 20 छोटा है, मिड क्या है 30 है। तो टारगेट छोटा है तो मतलब मिड के पहले हमें डाटा मिलेगा हमारा। ठीक है। तो यही हमारी थर्ड स्टेप होने वाली है कि अगर मिड बड़ा है और टारगेट छोटा है जो कि 20 हमारा छोटा है तो फिर इस स्टेप में आप ये वाला कोड लिखो। क्या कोड लिखोगे, यहाँ पर आपको ना अपने पॉइंट्स को अपडेट करना होगा। स्टार्ट तो वही की वही रहेगा जो 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमको मिड के पहले ही डाटा मिलेगा ना, तो एक स्टार्ट पॉइंट तो लेना पड़ेगा। आप डायरेक्टली थोड़ी एंड पॉइंट दे सकते हो बिना स्टार्ट पॉइंट के। करेक्ट।
तो स्टार्ट तो हमारा वही रहेगा क्योंकि मिड के पहले मिल रहा है। अगर मिड के बाद मिलता तो फिर स्टार्ट पॉइंट को भी आपको अपडेट करना पड़ता, बट यहाँ पर बाय चांस स्टार्ट हमारा मिड के पहले होगा क्योंकि वो छोटा है डाटा, तो हमको मिड के पहले वाले डाटा से कंपैरिजन करना है। तो स्टार्ट तो वही रहेगा, 10 जो है वही रहेगा, ठीक है, स्टार्ट वही रहने दो, जो एंड है ना उसको अपडेट कर दो। अब मुझे बताओ एंड क्या बनेगा, मिड? नहीं, मिड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 20 है और 30 था मिड, तो हमने मिड से तो कंपैरिजन कर लिया है ना, 20 हमको मिड पर नहीं मिला, अगर मिल जाता तो सेकंड स्टेप पर ही हमारा काम हो जाता। मिड पर मिला नहीं तो हमको मिड से फिर से कंपैरिजन करने की जरूरत है क्या? नहीं करने की जरूरत है। तो एक काम करो, मिड का जो एक नंबर पहले है ना, मिड का जो एक इंडेक्स पहले है, मिड माइनस वन, उसको आप एंड बना दो पॉइंट, ठीक है। अब दोनों को कैलकुलेट करके जो डिवाइडेड बाय 2 लिखा है ना इस वाली स्टेप से, वो मिड भी फाइंड आउट कर लेगा, डोंट वरी। बस आप स्टार्ट और एंड पॉइंट को अपडेट कर दो, मिड वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा। वैसे यहाँ पर मिड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, पर वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं। हमने डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया तो ये काम हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए हमने यहाँ पर 3 स्टेप्स लिख दी है, फिर से बता रही हूँ। 3 पॉइंट्स लिए हमने, स्टार्ट, एंड और मिड। यहाँ पर हमने मिड से कंपैरिजन भी कर लिया, मतलब मिड पर तो मिला नहीं। अब हम कंपेयर करेंगे टारगेट को मिड से कि क्या बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा निकला हमारा जो टारगेट था, तो मतलब मिड के पहले मिलेगा। स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट 0 इंडेक्स ही रहने दो। अब एंड को बना दो मिड माइनस वन, मिड के पहले वाले डाटा को आप एंड पॉइंट बना दो। अब स्टार्ट से लेकर के एंड तक के और मिड से फिर से कंपेरिजन वो करेगा। अब यहाँ पर बताओ, जब इसने स्टार्ट ले लिया 10, लास्ट वाले स्टेप से, थर्ड स्टेप से स्टार्ट बन गया 10 और मिड और एंड दोनों बन गया 20, मिड और एंड दोनों ही 20 रहेगा क्योंकि 3 डाटा तो है नहीं, 2 ही है, तो इसलिए मिड और एंड दोनों 20 रहेगा। अब भी कंपैरिजन करेगा मिड से, फिर से कंपैरिजन मिड से ही होगा, ठीक है, कि क्या 20 हमें मिड पर मिल चुका है, हाँ मिल गया है, क्योंकि मिड और एंड दोनों ही था, तो हमको हमारा डाटा मिल गया है। यही अगर हमें यहाँ नहीं मिला होता तो फिर अभी फोर्थ स्टेप काम करेगी, हाँ ये एल्स वाली रहेगी। अगर थर्ड काम नहीं करती तो फोर्थ काम करेगी, दोनों एक साथ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि थर्ड जब काम कर रही है जब आपका टारगेट छोटा है मिड से, फोर्थ तब काम करेगी जब आपका टारगेट बड़ा है मिड से, ठीक है, मतलब मिड छोटा है और टारगेट बड़ा है। अब देखो इसमें क्या काम होगा, इसमें काम होगा कि मतलब हमारा जो टारगेट है वो बड़ा है मिड से, मिड से तो कंपेयर कर लिया, फिर से करने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट पॉइंट अपडेट होगा, स्टार्ट क्या बनेगा, मिड प्लस वन, क्योंकि मिड से फिर से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, तो मिड प्लस वन, मिड का जो नेक्स्ट वाला होगा ना इंडेक्स नंबर पे जो डाटा, उसको आप स्टार्ट बना दो, और एंड वही रहेगा जो जहां तक की भी आपकी लेंथ जा रही है अपने एरे की, ठीक है, एंड सेम ही रहेगा। ठीक है जी, हमारा काम पूरा हो गया, हमने पूरा कोड लिख दिया और इतने कोड से ही ये पूरा आंसर फाइंड आउट करके दे देगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वाला कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, ठीक है, फिर हम इसका कोड बना के देखेंगे। वहां पर स्टार्टिंग होगी फर्स्ट वाले से, ठीक है, इसको बना दो स्टार्ट, इसको बना दो एंड और इसको बना दो मिड। अब मुझे बताओ सेकंड स्टेप से फाइंड आउट करते हैं, मिड इसने फाइंड कर लिया डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है, मैंने नहीं बोला इसको, ये अपने आप फाइंड आउट करेगा डिवाइडेड बाय 2 से। अब सेकंड स्टेप काम करेगी। अब मुझे बताओ हमको 20 फाइंड आउट करना है, क्या मिड पे 20 है, क्या मिड 20 है, मिड 20 है क्या, नहीं है, तो मतलब हमको मिड पर तो 20 मिला नहीं। सेकंड वाली स्टेप से हमने ये तो देख लिया कि मिड पर तो नहीं हमारा डाटा। अब ये कंपैरिजन करो थर्ड वाली स्टेप से, अब थर्ड वाली स्टेप काम करेगी, हाँ। अब ये कंपैरिजन करके मुझे बताओ कि हमारा जो टारगेट है 20 है वो मिड से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा है, ठीक है, अगर टारगेट छोटा है तो फिर मिड के पहले मिलेगा, मतलब इस वाले एरिया में मिलेगा। मिड को आप इंक्लूड मत करो इसमें, ठीक है, क्योंकि मिड को हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। इस वाले एरिया से कोई मतलब है ही नहीं हमें अब, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस वाले एरिया से, ठीक है। अब कंपैरिजन इधर से स्टार्ट करो। अब यहाँ पर ये बताओ स्टार्ट और मिड और एंड फिर से आपको बताना पड़ेगा। अब मुझे बताओ स्टार्ट एंड और मिड कहाँ पर होगा। स्टार्ट तो आप इसी को रहने दो, ठीक है, एंड बना दो इसको मिड माइनस वन को, एंड बना दो मिड माइनस वन को, मिड के एक नंबर पहले वाला क्योंकि उससे छोटा है ना तो उसके पहले मिलेगा, एंड ये बन गया। अब और कोई डाटा है क्या जिससे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड आएगा, नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा डाटा। कोडेटर बहुत स्मार्ट है, वो इसी को मिड मान लेगा, आपको ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था, रिकर्जन में फेथ रखो, वो बाकी का काम संभाल लेगा, ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको यही समझाया था। तो अब एंड और मिड दोनों यही हो गया। अब फिर से सेकेंड स्टेप काम करेगी यहाँ पर, ठीक है, अब सेकंड स्टेप जब फिर से काम करेगी, अब फिर से कंपैरिजन होगा। हमें जो फाइंड करना है टारगेट 20, क्या वो मिड पर है, जी हाँ मिड पर है, 20 हमको मिल चुका है, तो बस यहाँ से रिटर्न कर दो, हमको हमारा आंसर मिल गया है। अगर ये यहाँ पर नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिलता, तो फिर ये वाली स्टेप काम करती और स्टार्ट हो जाता यहाँ से। देखो ये वाली स्टेप जब काम करती तो स्टार्ट होता है यहाँ से, फिर से आपको मिड से कंपैरिजन करने की तो जरूरत है ही नहीं, स्टार्ट होता ये मिड प्लस वन
और एंड होता ये जहां पर असलियत में एंड हो रहा है। और अब बताओ मिड क्या होता? मिड क्या होता है? इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लो, वो ऑटोमेटिकली बहुत स्मार्ट है, वो संभाल लेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला कोड काम कैसे करता है बैकएंड में। तो चलिए अब मैं इसका कोड बना के आपको बता देती हूँ विजुअल स्टूडियो पे। इसके लिए सबसे पहले ऑब्वियसली हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं डेफ नाम से, ठीक है। इसका नाम मैं बाइनरी दे रही हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ना आपको पैरामीटर्स पास करने होंगे। अब टोटल पैरामीटर्स कितने पास करने होंगे ये ध्यान रखना। सबसे पहला पैरामीटर होगा एरे, ऑब्वियसली एरे तो देना होगा ना, तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा डाटा कहाँ है। तो सबसे पहला तो एरे होगा, जो एरे स्टोर रहेगा और कॉल के वक्त यहाँ पर जाएगा। फर्स्ट पैरामीटर एरे होगा, सेकंड होगा हमारे पॉइंट्स, सेकंड होगा स्टार्ट, थर्ड होगा हमारा एंड, और फोर्थ होगा हमारा टारगेट। मिड देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो भी सेकंड नंबर पर आप लिखोगे डाटा कॉल लगाते वक्त, उसको वो स्टार्ट ही लेगा और थर्ड नंबर वाले को एंड ही लेगा। इसलिए ध्यान रखकर आप डाटा को अपडेट करना है या वैल्यूज को अपडेट करना, ठीक है। सो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। हमने हमारा फंक्शन बना लिया, यहाँ पर हमने पैरामीटर्स भी दे दिए। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट काम होगा कंडीशंस लगाने का, ठीक है। कंडीशन क्या लगेगी? सबसे पहली बेस कंडीशन लगेगी। अब बेस कंडीशन क्या होगी? देखो, अगर स्टार्ट ही बड़ा हो जाता है एंड से, आप मुझे बताओ कभी भी स्टार्ट बड़ा हो सकता है क्या एंड से? नहीं हो सकता है। स्टार्ट कभी बड़ा नहीं हो सकता एंड से, करेक्ट। और वैसे भी ये तो बाइनरी सर्च है, ठीक है। अगर स्टार्ट ही बड़ा हो जाता है एंड से, तो मतलब हमने सारे कंपैरिजन कर चुके हैं और फिर भी हमें हमारा डाटा नहीं मिला, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, हमारा टारगेट नहीं मिला। तो आप डायरेक्टली काम करो, रिटर्न कर दो -1। -1 का बस सिंपल सा काम ये होगा, ये मतलब होगा कि हमें हमारा डाटा मिला ही नहीं जो हम ढूंढना चाहते थे हमारे एरे में, करेक्ट। अब बाकी की कंडीशंस क्या बनेगी? मतलब हमें हमारा डाटा मिल चुका है, करेक्ट। तो बेस कंडीशन तो हमने यहाँ पर लिख दी। अब जो डाटा मिल चुका है उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप होगी कि फाइंड करो मिडिल इंडेक्स। कैसे मिडिल इंडेक्स को फाइंड करेंगे? देखो, एक वेरिएबल बना लो जहां पर हम फाइंड कर रहे हैं मिड को। कैसे फाइंड करेंगे? एक स्टार्ट पॉइंट लो, एक एंड पॉइंट लो, दोनों को प्लस कर दो और फिर डिवाइड कर दो 2 से। ये रहा हमारा मिड फाइंड आउट हो गया। मतलब 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके, स्टार्ट एंड और मिड। हमारा काम हो गया इतना, करेक्ट। अब जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा थर्ड स्टेप। अब इसमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि हमें कंपैरिजन करना है कि चेक इफ मिडिल एलिमेंट इज अ टारगेट। अगर मिड पर ही आपको टारगेट मिल गया है तो बस हमें टारगेट मिल गया, हमारा काम हो गया, बाकी कोड रन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये लिख लेते हैं हम। इसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमें, जो कि हमारी कंडीशन होगी इफ एरे ऑफ मिड, मतलब एरे में जो भी मिड पॉइंट है, इंग्लिश की तरह इसको समझो, हाँ ये पाइथन है इसलिए। एरे ऑफ मिड मतलब एरे में जो मिड है वो इक्वल्स टू टारगेट है क्या? अगर हाँ है तो मतलब हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो मिड को। हमें हमारा आंसर मिल गया और मिड को ही रिटर्न कर दो, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो ताकि हमको इंडेक्स नंबर मिल जाए उसका, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? फोर्थ स्टेप ये होगी कि मतलब मिड पर तो हमें नहीं मिला डाटा। अब मिड से ये कंपैरिजन करो कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर है कि राइट हैंड साइड पर है। मतलब अगर डाटा छोटा है, जो टारगेट है वो छोटा है मिड से, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, करेक्ट। तो वो हम लिख देते हैं। तो फोर्थ स्टेप है, एलिफ लगा रही हूँ, आप इफ भी लिख सकते हैं, एज विश, हाँ कोई दिक्कत नहीं है वैसे। एलिफ कंडीशन में मैं लिख रही हूँ कि अगर एरे मिड, एरे का जो मिड है अगर वो बड़ा है टारगेट से और टारगेट हमारा छोटा है, तो फिर आप एक काम करो, यहाँ से रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करोगे? फिर से हमारे वाले फंक्शन को ही कॉल लगा दो। अब देखो यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च क्यों रिटर्न कर रहे हैं? फंक्शन कॉल इटसेल्फ, हम रिकर्जन ही यूज कर रहे हैं, एक फंक्शन में से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर हम इसको कॉल लगा क्यों रहे हैं? इसलिए कॉल लगा रहे हैं ताकि हम स्टार्ट और एंड की वैल्यूज को अपडेट कर पाए। क्यों? वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मिड से तो कंपैरिजन कर लिया, यहाँ पर डाटा मिला नहीं। अब हमको ये भी तो कंपेयर करना पड़ेगा कि मिड के पहले मिलेगा कि बाद में। अगर पहले या बाद में कहीं पर भी मिलेगा तो फिर से यही स्टेप फॉलो होगी। फिर से आप स्टार्ट और एंड की वैल्यू को अपडेट कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो मिडिल फाइंड आउट हो जाएगा। फिर से मिड से कंपैरिजन करो, क्या मिड पर मिल गया है? अगर नहीं मिला है फिर से ये कंपेयर करो कि पहले मिलेगा कि बाद में मिलेगा, और ये रिपीट होती जाएगी जब तक कि आपको टारगेट नहीं मिल जाता है। आप एंड तक के एरे तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये रिपीट होती रहेगी, करेक्ट। इसलिए मैंने फिर से इसी फंक्शन को कॉल लगा दिया ताकि फिर से यहीं से कोड रन होना स्टार्ट हो जाए। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब कॉल लगाते वक्त हमने पैरामीटर्स पास करे तो ऑब्वियसली इनके इनपुट भी पास करने होंगे हमें।
पर इस बार इनपुट में वैल्यूज अपडेट होगी। मैंने क्या बोला था, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों अपडेट होगा। तो अगर स्मॉलर है हमारा डाटा तो मतलब मिड के पहले मिलेगा, अगर मिड के पहले मिलेगा तो हमारा एरे तो वही की वही रहेगा। अब स्टार्ट क्या रहेगी, स्टार्ट ही रहेगी, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो छोटा है ना, हमको मिड के पहले मिल रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट ही रहेगा, बट एंड पॉइंट अपडेट होगा। क्या होगा, मिड -1। मिड से फिर से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, एक इंडेक्स नंबर पहले वाले से कंपैरिजन करना स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब एंड बना लो उसको और वहीं से कंपैरिजन करो, मिड से फिर से करने की जरूरत नहीं। तो वही मैंने करा है, एंड पॉइंट को अपडेट कर दिया। टारगेट भी वही रहेगा, उसको आप फिर से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस वाली स्टेप से फिर से यहीं से कोड रन होना स्टार्ट होगा, डिवाइड करेगा, कंपैरिजन करेगा और फिर से लूप में चलता रहेगा जब तक हमें डाटा नहीं मिल जाता। अब फिफ्थ स्टेप लिखनी हमें, अगर फोर्थ वाली स्टेप काम नहीं करी तो मतलब राइट हैंड साइड पे हमारा डाटा है, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, करेक्ट। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एल्स लिख देते हैं। एल्स क्यों, क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस तो हमने ऊपर लिखी दी है ना, बाकी बचा तो एक ही है। आप एलिफ भी यूज कर सकते हो, बट बचा एक ही कंडीशन है, इसलिए हम एल्स यूज करें डायरेक्ट। यहाँ पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल से ही है, ठीक है। फिर से आप कॉल लगा दो हमारे बाइनरी सर्च को। अब यहाँ पर अपडेट कर दो वैल्यूज। अब इस टाइम पर क्या है, टारगेट हमारा बड़ा है मिड से, तो मतलब स्टार्ट पॉइंट अपडेट होगा यहाँ पर, ठीक है। एरे वही की वही रहेगा, स्टार्ट पॉइंट अपडेट होके बन जाएगा मिड +1 को आप स्टार्ट बना दो, ठीक है। एंड पॉइंट तो वही की वही रहेगा क्योंकि जहां तक की भी लेंथ जा रही है आपके एरे की, और टारगेट भी वही रहेगा। अब यहाँ पर एरे क्रिएट कर लेते हैं हम। एरे के लिए यहाँ पर ध्यान से देखना, स्क्वायर ब्रैकेट 10 20 30 40 और ये रहा 50। तो चलिए हमें हमारा एरे तो मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब टारगेट दे देती हूँ किसको फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है 20 को, तो इसलिए मैं यहाँ पर 20 लिख रही हूँ, ठीक है जी। अब रिजल्ट यहाँ पर स्टोर करा लेते हैं, जहां पर आपको फंक्शन के बाहर निकलने के बाद भी तो कॉल लगाना होता है। ये मैंने फंक्शंस के लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया था, अगर नहीं देखा है पहले फंक्शन का लेक्चर देखना, क्योंकि उसी पर बेस्ड है हमारा रिकर्जन भी। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम कॉल लगाते हैं हमारे बाइनरी सर्च को, फाइनली जो फाइनल कॉल जाएगा। अब फाइनल कॉल जब जाएगा तब वैल्यूज भी हमें देनी होगी, क्योंकि पैरामीटर्स है तो इनपुट देना होगा। इनपुट क्या होगा, एरे तो वही की वही रहेगा जो मैंने 10 20 30 40 50 दिया है। स्टार्ट पॉइंट क्या रहेगा, 0, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, वहीं से आप कंपैरिजन स्टार्ट करो। शुरुआत में तो फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट वही रहेगा 0। एंड क्या रहेगा, जहां तक की भी लेंथ है हमारे एरे की, लेंथ है एरे की -1। क्यों -1, ऑब्वियसली -1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग, इसीलिए, ठीक है। टारगेट वही रहेगा जो मैंने दिया है, ठीक है जी। ये भी हमारा काम हो गया। अब देखो फाइनल स्टेप है, बस एक कंडीशन हम लिख रहे हैं। एक कंडीशन क्यों, ताकि प्रिंट कराने के लिए कि कौन से इंडेक्स नंबर पर है और हमें हमारा डाटा मिला भी है या नहीं, इसलिए। तो सबसे पहली कंडीशन लगेगी इफ की, कि अगर रिजल्ट इज नॉट इक्वल्स टू लिख रही हूँ, हाँ यहाँ पर ध्यान से देखना, नॉट इक्वल्स टू -1, तो मतलब हमें डाटा मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर -1 क्यों लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 की कंडीशन मैंने लिखी थी, अगर स्टार्ट ही बड़ा हो जाता है एंड से तो मतलब हमें हमारा डाटा मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है। तो वो कहाँ पर आएगा, वो एल्स वाले पार्ट में आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट इक्वल्स टू। एल्स में क्या आएगा, अगर इक्वल्स टू है -1 के तो मतलब हमें हमारा डाटा मिला ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रिंट करा दो नॉट फाउंड। और पहली में क्या आएगा, मतलब हमें हमारा डाटा मिल चुका है। अगर मिल गया तो फिर आप प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट कराओगे, सिंपल, कि हमें हमारा डाटा मिल गया है और कहाँ पर मिला ये प्रिंट करा दो। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। अब इंडेक्स नंबर कहाँ पर स्टोर रहेगा, हमारा रिजल्ट में, क्योंकि वहीं पर हम कॉल लगा रहे हैं और सारा जो भी डाटा फाइंड आउट होकर आएगा वो सब रिजल्ट में स्टोर होगा, इसीलिए। और यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज करिए, क्या होती है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी है एएमएल ऑटोमेशन के कोर्स में सभी लेक्चर्स में, इसलिए फिर से नहीं बता रही हूँ। तो चलिए अब हम रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1। यही अगर मैं टारगेट अब दे दूं 50 तो क्या होगा, 4 पे फाइंड आउट होगा, ठीक है। चलिए रन करते हैं हम। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोड बैकएंड में कैसे काम करता है, ये सूडो कोड कैसे बनाना है, कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे कोड बनाना है, हर एक चीज बहुत बारीकी से बताई है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि फिलहाल हमें बाइनरी सर्च को यूज करना था, मतलब डाटा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
अब अगर एरे में डाटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में और अगर आपको रिकर्जन को यूज करके कोई से भी डाटा का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, वो वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, खुद लॉजिक लगाना, अच्छे समझ आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोम चेक। अब ये क्या है, देखो हम एक स्ट्रिंग देंगे हमारे कोड को और उसको चेक करके बताना है क्या स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। अब देखो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अगर आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स करते हो उसके बाद भी वही आंसर आता है तो मतलब पैलिंड्रोम है। अगर आप नून को रिवर्स करोगे तो क्या नून आएगा, बिल्कुल आएगा, मतलब ये पैलिंड्रोम है। अगर आप मेरे नाम को रिवर्स कर देते हो तो क्या वही आंसर आएगा रिवर्स करने के बाद, नहीं आएगा, तो मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है, करेक्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगाना है रिकर्जन को यूज करके। वैसे नॉर्मली हम अगर पैलिंड्रोम चेक करें ना, जो मैंने आपको टपल्स, डिक्शनरी, लिस्ट इन सब में जो सिखाया था वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा इजी रहेगा। बट मुझे आपको ना मेन लॉजिक लगाना सिखाना है कि कैसे रिकर्जन के क्वेश्चन में लॉजिक लगाया जाता है, ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए, डीएसए में आपको प्रॉब्लम ना आए जब भी आप एआईएमएल या डाटा साइंस में इसको यूज करोगे, इसीलिए। ठीक है, सिर्फ लॉजिक के लिए बता रही हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ मैं आपको समझाती हूँ कि क्या लॉजिक लगेगा। मैं एग्जांपल ले रही हूँ मैडम का, थोड़ा सा दूर दूर अल्फाबेट इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम यहाँ पर इंडेक्सिंग करेंगे और स्लाइसिंग करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ सके, बस इसलिए। ठीक है जी, अब देखिए ये है मैडम। अब यहाँ पर हमें ना इंडेक्सिंग करनी, इसकी इंडेक्स नंबर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इसीलिए 0 1 2 3। और यहाँ पर या तो 4 लिख दीजिए या फिर -1 भी लिख सकते हो। -1 क्यों बोल रही हूँ मैं, देखो ये मैंने ना आपको टपल्स और डिक्शनरी लिस्ट में बहुत अच्छे से समझाया था कि लास्ट इंडेक्स का जो कैरेक्टर होता है, मतलब जहां तक की भी आपकी स्ट्रिंग जा रही है और जो लास्ट इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है, आप उसको या तो -1 से डिफाइन कर लीजिए, या फिर जो भी आपको इंडेक्स कैलकुलेट होने के बाद ये आखिरी में आता है, 4 आता है, 6 आता है, 10 आता है, 1000 आता है, वो भी आप लिख सकते हैं। -1 सबके लिए कॉमन रहेगा, फिर भले आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 10 है या फिर 1000 है। -1 का सिंपल से काम है जो भी आखिरी कैरेक्टर है आपकी स्ट्रिंग में वो है -1। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर -1 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं -1 क्यों बोला आपको, वो भी मैं आपको समझाती हूँ, इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। देखो पैलिंड्रोम चेक कैसे करेंगे, पैलिंड्रोम का सिंपल सा काम बस ये होगा कि आपको फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करना है लास्ट कैरेक्टर से। अगर दोनों सेम है तो मतलब पैलिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर को आप कंपेयर करो लास्ट सेकंड कैरेक्टर से, अगर सेम है तो पैलिंड्रोम हो सकता है। फिर जो कैरेक्टर बचा है थर्ड और थर्ड लास्ट, उसको कंपेयर करो, बट यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचा है तो इसको इसी से कंपेयर कर लो, सेम है तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, इस टाइप का हमें कुछ लॉजिक लगाना है। अब देखो लॉजिक कैसे लगाएंगे, स्टार्टिंग से बता रही हूँ। अपना जो स्टार्टिंग में जो भी कैरेक्टर मौजूद है ना आपका, उसको लो, मतलब 0th इंडेक्स वाले को, और -1 को मतलब जो लास्ट कैरेक्टर है उसको, दोनों को कंपेयर करो, क्या दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है, एम और एम सेम है, मतलब भी पैलिंड्रोम शायद हो सकते हैं। ठीक है, अब जो आपने कंपेयर कर लिया है ना फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर, इनको हटा दो यहाँ से, इनको हटा दो। अब मुझे बताओ हमारी स्ट्रिंग क्या बची है, अब हमारी स्ट्रिंग बची है ए डी ए, क्योंकि इनको तो हमने हटा दिया ना, इनको हमने कंपेयर कर लिया, अब इनका काम खत्म हो गया, इसलिए हमने इनको हटा दिया। अब इसकी इंडेक्सिंग बताओ क्या होगी, इसकी इंडेक्स 0 होगा, इसका इंडेक्स -1 होगा। फिर से वही काम करो, जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है, क्योंकि अब हमारी स्ट्रिंग पूरी ये बन चुकी है तो अब स्टार्टिंग यही होगा। ठीक है, जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर मौजूद है उसको कंपेयर करो लास्ट वाले इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर मौजूद है उससे। अगर दोनों सेम है तो मतलब ये पैलिंड्रोम हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल सेम है, पैलिंड्रोम हो सकते हैं। इसको भी अब हटा दो, ये भी हमारा काम हो गया है। अब क्या बचा है हमारा, अब नेक्स्ट स्टेप पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचा है, तो अब 0 भी यही होगा, फर्स्ट इंडेक्स भी यही होगा, लास्ट इंडेक्स भी यही होगा। क्या ये दोनों सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। ठीक है जी, हमने चेक कर लिया। जी हाँ, अब यहाँ पर ना दो चीजों की आपको जरूरत होगी और ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो हम क्या करें, फर्स्ट स्टेप हमारी है कि 0 और लास्ट वाले कैरेक्टर को कंपेयर करो, अगर दोनों सेम है तो मतलब शायद पैलिंड्रोम हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर स्टार्ट करो फर्स्ट इंडेक्स से, फर्स्ट इंडेक्स है, मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स क्यों बोल रही हूँ, देखो फिर से बता रही हूँ। सबसे पहली स्टेप है 0th इंडेक्स से कंपेयर करो लास्ट वाले इंडेक्स से, अगर सेम है तो मतलब पैलिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को तो हटा दिया, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारी इंडेक्सिंग, स्टार्ट हो रही है 1 से। माना यहाँ पर मैं 0 करके आपको बता रही हूँ क्योंकि हमें कंपेरिजन करना होगा, कोड में लिखना होगा, बट जो रियल कंपेरिजन किससे हो रहा है, फिर इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही है, मतलब कंपेरिजन स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा है। तो अब ये लिखना है 0 लिखना है और फिर ये लास्ट वाला इंडेक्स। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी क्योंकि यही हमें कोड में लिखना होगा। तो चलिए जी, अब हम इसका कोड बनाते हैं, बहुत इजी सा कोड है, ज्यादा टफ नहीं है। और यहाँ पर भी आपको फेथ रखना होगा, सिर्फ मेन मेन काम लिखो, बाकी ये सब संभाल लेगा। मैंने पैलिंड्रोम नाम दिया है हमारे फंक्शन का, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब देखो एक फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, इसके बाद हमें कंडीशन लगानी होगी। एक कंडीशन क्या होगी, अगर लेंथ ऑफ आर स्ट्रिंग
1 से या तो छोटी है या फिर बराबर है, तो फिर आप रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब वो पैलिंड्रोम है। 1 से छोटी और बराबर का मतलब क्या होगा, या तो आपकी स्ट्रिंग खाली है तो ठीक है रिटर्न कर दो पैलिंड्रोम है, या फिर एक ही कैरेक्टर है तो एक ही कैरेक्टर को आप कैसे कंपेयर करोगे? 2 केस में एक ही कैरेक्टर होंगे, या तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ ही 1 है, एक ही कैरेक्टर वहाँ मौजूद है, या फिर आपने सबको कंपैरिजन कर लिया और ऐसा कंडीशन होगा एक ही कैरेक्टर बचा है, तो भी आप रिटर्न कर दो कि पैलिंड्रोम है, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स को तो हम कंपेयर कर चुके हैं। फर्स्ट और लास्ट को भी कर लिया, फिर जो हमारा बचा फर्स्ट और लास्ट को भी कर लिया, एक ही बचा है, एक ही बचा मतलब वो मिडल में ही आएगा, पैलिंड्रोम ही है। ठीक है, दोनों कंडीशन में ये वाला काम करेगा। या तो स्ट्रिंग में एक ही कैरेक्टर है, या फिर आपने सबको कंपैरिजन कर दिया है और अब एक ही कैरेक्टर बचा है आपकी स्ट्रिंग में, तो भी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसलिए 2 बार बोला है मैंने। ठीक है, रिटर्न कर दो यहाँ से ट्रू, मतलब ये पैलिंड्रोम है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, सेकंड कंडीशन लगेगी, सेकंड कंडीशन लगेगी इफ की। अभी फर्स्ट स्टेप हो गया हमारी, ये कंडीशन में मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, स्ट्रिंग का जो 0th वाला कैरेक्टर है उसको आप कंपेयर करो, किससे, लास्ट वाले कैरेक्टर से। अगर वो नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या है, अगर दोनों सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर आप फॉल्स रिटर्न कर दो, ये पैलिंड्रोम है ही नहीं, आपको बाकी कैरेक्टर्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो फिर से यहाँ पर एक और एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ ये वाली स्टेप का। मैं NOOM का एग्जांपल ले रही हूँ। अब देखो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, इसका 0 होगा, इसका -1 होगा। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि आप कंपेयर करो 0th इंडेक्स वाले कैरेक्टर को लास्ट इंडेक्स के कैरेक्टर को, क्या दोनों सेम है? अगर सेम नहीं है तो आपको बाकी कैरेक्टर्स को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, वो पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता है। अगर पहला और लास्ट ही मैच नहीं करा तो बाकी को कंपेयर करके करोगे क्या? सारे कैरेक्टर्स मैच करने चाहिए, मतलब रिवर्स होने के बाद सेम आंसर आना चाहिए। अगर फर्स्ट और लास्ट ही मैच नहीं करा तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो फॉल्स, बाकी के बीच के कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करो, इतना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि अगर 0th वाला और लास्ट वाला कैरेक्टर मैच नहीं करता है तो आप डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दो, डायरेक्टली रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो हमारी होगी फाइनल स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मेन काम कर रही हूँ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अब हम उसी फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं और यहाँ पर हम रख रहे हैं 1 की वैल्यू। आपने फर्स्ट और लास्ट वाले को कंपेयर कर लिया है, फिर कंपैरिजन चालू करना 1 वाले से और -1 एंड वाले से। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे फर्स्ट वाला कंपेयर होगा लास्ट से, फिर सेकंड से, फिर सेकंड लास्ट से। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लॉजिक लिखो जो मेन लॉजिक है, बस बाकी काम ही संभाल लेगा। प्रिंट करा के देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग दे रही हूँ जो कि है नून। चलिए जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए ट्रू आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब ये पैलिंड्रोम है, करेक्ट। अब मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देती हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए जी फॉल्स आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये वाला कोड कैसे काम कर रहा है, बैकएंड में कैसे कोड काम कर रहा है, ये भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो चलिए अब हमारा एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने काफी सारी चीजें रिकर्जन के बारे में सीख ली है, कैसे रिकर्जन काम करता है, बैकएंड में कैसे काम करता है, लॉजिक कैसे लगाना है। अब एक दो जो क्वेश्चंस है जो कि और मैं सिखाना चाहती थी, बट लेक्चर थोड़ा ज्यादा ही लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं नहीं सिखा रही हूँ। प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है इसलिए वो बनवा रही हूँ आपसे। फैक्टोरियल का क्वेश्चन बहुत मस्त होता है आई थिंक इसमें, और एक दो क्वेश्चंस और हैं जो कि पाइथन के इंग्लिश वाले कोर्स में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ रिकर्जन के लेक्चर में। आपको पाइथन का इंग्लिश का कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, रिकर्जन की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर देख लेना। रिकर्जन के लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको क्वेश्चंस देख लेना, जो जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं है और उसमें है वो आप सॉल्व कर लेना। मैं फिर से नहीं बता रही क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और वो इंग्लिश का कोर्स है, बट डोंट वरी, बहुत ईज़ी इंग्लिश बोली है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आपकी आदत नहीं है इंग्लिश का लेक्चर देखने की तो। वैसे मैं आपको यही बोलूँगी इंग्लिश के लेक्चर्स भी देखने की आदत डालो, क्योंकि हम आईटी फील्ड में हैं, इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बस इसीलिए। बट आप देख लेना वाला लेक्चर, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे, और साथ में जो पाइथन का इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट है ना, वो स्पेशली मैंने डिज़ाइन करा था पाइथन के कोर्स के लिए। ये वाला कोर्स है एआई के लिए, डाटा साइंस के लिए। वो पाइथन के लिए था, इसलिए पाइथन के लेक्चर्स और प्रोजेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर भी मिल जाएँगे, और वो जो प्रोजेक्ट्स है ना वो मैंने यहाँ पर नहीं सिखाए, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे। तो पाइथन का अगर प्रोजेक्ट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तो उस वाली प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएँगे। कोई सी भी लेक्चर की लिंक अगर आपको नहीं मिलती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है? तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट बना क्या रहे हैं। बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। एनिमेशन टाइप का प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो अब मैं रन करती हूँ। ये देखिए इस टाइप का कुछ हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। एनिमेशन से टर्टल से ये ड्रॉ करा रहा है सर्कल को, ठीक है? अब देखो ध्यान से देखो इस सर्कल में आपको क्या दिख रहा है। इसमें हमें दिख रहा है एक सबसे बड़ा सर्कल, ठीक है?
उसके बाद एक छोटा सर्कल, उसके बाद और छोटा सर्कल, उसके बाद और छोटा सर्कल और छोटा सर्कल। अब इनका डिस्टेंस देख रहे हो, बराबर दिख रहा है। इन दोनों सर्कल्स के बीच में डिस्टेंस भी बराबर है, इन दोनों सर्कल के बीच में डिस्टेंस भी बराबर है, इन दोनों सर्कल के बीच में भी डिस्टेंस बराबर है। यहाँ पर भी डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर भी डिस्टेंस बराबर है। भले ही सर्कल छोटे-छोटे होते जा रहे हैं, बट डिस्टेंस बराबर है। और पॉइंट सेम ही है जहाँ से सर्कल बनना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है? तो मतलब हमें यहाँ पर 2 चीज़ करनी होगी। सबसे पहली चीज़, हमें इसको बताना होगा कि सबसे जो बड़ा सर्कल होगा उसकी लेंथ क्या होगी। अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग तो ले नहीं रहे, सर्कल ले रहे हैं, तो सर्कल की लेंथ हम किस में डिफाइन करते हैं? रेडियस में डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो हम बता देंगे सबसे बड़ा वाला सर्कल की रेडियस क्या रहेगी। उसके बाद हम ये बता देंगे, सेकंड काम हमारा ये होगा कि जो बाकी के सर्कल्स बनेंगे उसके छोटे-छोटे-छोटे, उनमें रेडियस में डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस भी हमें बताना होगा। उसके बाद जो थर्ड काम होगा वो ये बताना होगा हमें कि जो सबसे छोटा सर्कल होगा वो कहाँ पर स्टॉप कराना है, कितने रेडियस पे हमें स्टॉप कराना है। ठीक है? वो भी हम बता देंगे। और जो फोर्थ चीज़ होगी वो ये बतानी कि एक ही पॉइंट से ये सारे सर्कल्स बनने स्टार्ट होंगे। एक सर्कल बनेगा, देखो फिर से मैं रन करके बताती हूँ, आप फिर से देखो। ये देखो, एक सर्कल बन रहा है और वहां पर एंड हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आकर एंड हो रहा है, और वहीं से दूसरा सर्कल स्टार्ट हो रहा है, फिर पे वहीं पे आके एंड हो रहा है। फिर से थर्ड सर्कल भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वहीं एंड हो रहा है। फोर्थ सर्कल भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से एंड हो रहा है। ये भी चीज हमें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। कुल मिला के एनिमेशन टाइप का प्रोजेक्ट है, पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे आपको ये समझ आ जाए कि रियल लाइफ में कैसे यूज करना है रिकर्जन को। ठीक है? इसलिए मैंने ये वाला प्रोजेक्ट लिया, और थोड़ा सा क्रिएटिव है तो आपको बनाने में मजा आएगा इसीलिए। अब देखो ये वाला सर्कल बनेगा कैसे, इसका लॉजिक आपको समझा देती हूँ। बैकएंड में कैसे कोड काम करेगा, उसके बाद हम कोड बनाएंगे। ठीक है? कोड बहुत सिंपल सा है, बस इसका लॉजिक समझ लो आप फिलहाल के लिए। सबसे पहला लॉजिक ये रहेगा कि एक चीज हमें बतानी, एक पॉइंट बताना जहां से सर्कल बनना स्टार्ट होगा, जो कि यहीं से बनना भी स्टार्ट हो रहा है, यहीं पर एंड हो रहा है। एक ही पॉइंट है ये। ठीक है? सेकेंड चीज होगी, जो भी सबसे बड़ा वाला सर्कल होगा, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 4 ही सर्कल बनाने, 5 ही बनाने, नहीं। मैं कॉमन एग्जांपल लूंगी, ताकि अगर आप इनपुट की या पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज कर देते हो ना, तो उसके लिए भी काम कर जाएगा। इस टाइप का कोड बनवा रही हूँ। ठीक है? तो ये मैं सोच रहा कि यहाँ पे 5 सर्कल बनेंगे, 4 बनेंगे, नहीं। सिर्फ डिस्टेंस बता रहे हैं हम, कितने डिस्टेंस से सारे सर्कल्स होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जो सबसे बड़ा वाला सर्कल रहेगा उसका रेडियस क्या होगा, सबसे छोटा वाला सर्कल को आपने कितने रेडियस पे रोकना है वो बताना है। ठीक है? सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी, कहाँ से सर्कल स्टार्ट करना है वो बताना है। सेकेंड चीज हमें बतानी है कि जो भी सबसे बिग वाला सर्कल रहेगा, सबसे बड़ा वाला जो सर्कल रहेगा, उसकी रेडियस क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसकी रेडियस 100 दे दी, तो ठीक है जी, इसकी रेडियस हो गई है 100। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि आप जितने भी सर्कल बनाओ ना, उसके बाद जितने भी सर्कल आप बनाओ, इनकी रेडियस का आप डिस्टेंस लेते जाओ 20। तो ठीक है जी, डिस्टेंस में यहाँ पर ले लेती हूँ 20, तो आप 20 के डिस्टेंस से बनाते जाओ। अब जो नेक्स्ट चीज होगी, नेक्स्ट चीज ये होगी, हमने ये तो देख लिया बिग सर्कल की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा। अब जो लास्ट वाली चीज है वही है, जो लास्ट वाला जो होगा ना हमारा सर्कल, उसकी लेंथ क्या रखनी है। उसकी लेंथ मैं पर्टिकुलर नहीं रख रही हूँ, बस एक कंडीशन लिखूंगी। कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन होगी। बेस कंडीशन में क्या लिखूंगी, देखो मैं कंडीशन लिख रही हूँ। कंडीशन ये होगी कि जब भी अगर रेडियस की लेंथ छोटी है या बराबर है 10 से, तो फिर आप सर्कल बनाना रोक दो। हाँ, देखो पहले आपने 100 के लिए सर्कल बनाया, फिर आपने ये वाला सर्कल बनाया 80 के लिए, क्योंकि 20-20 के डिफरेंस से बनाना है आपको। ठीक है? 80 में से 20 को माइनस कर दो, 60 वाला सर्कल हो गया। 60 में से 20 को माइनस कर दो, 40 वाला सर्कल हो गया। 40 में से 20 को माइनस कर दो, 20 वाला सर्कल हो गया। अब अगर 20 में से 20 को फिर से माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या 0 पे आप चाहते हो यहाँ पर एक और सर्कल बने? नहीं चाहते हम। ठीक है? तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी रेडियस अगर 10 से या तो छोटी हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो आप सर्कल बनाना रोक दो। आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें सर्कल सिर्फ और सिर्फ 10 रेडियस से बड़े चाहिए या फिर बराबर चाहिए, उससे छोटे नहीं चाहिए। अब ये छोटा और बराबर दोनों कंडीशन क्यों लिख रही हूँ, वो इसलिए लिख रही हूँ कि माना मैंने यहाँ पे 20 लिखा है डिस्टेंस, अगर इसको हटा के मैं 15 लिख देती हूँ, या चलिए 30 लिख देती हूँ, तो फिर 30 के सर्कल्स कितने बनेंगे मुझे बताओ। सबसे पहला सर्कल बनेगा ऑब्वियसली 100 का। 100 में से 30 को माइनस कर दो, तो 30 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 70। फिर 70 के लिए सर्कल बनेगा। फिर किसके लिए बनेगा सर्कल, फिर बनेगा 40 के लिए सर्कल। ठीक है? 40 के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बताओ जरा मुझे। 40 के बाद डायरेक्टली आ जाएगा 10। ठीक है? तो इसलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, अगर यही मैंने डिस्टेंस बोल दिया 15 का, तो 15 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 है। फिर बनेगा 85 के लिए, फिर बनेगा और छोटे के लिए, और छोटे के लिए, और जब वो डिक्रीज होता जाएगा, आई थिंक 5 या 0 पर आ जाएगा वो। इसलिए दोनों कंडीशन यहाँ पर लगाना जरूरी है, लेस देन भी और इक्वल्स टू भी। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हमें सर्कल का हम ये मेजर नहीं कर रहे कितने सर्कल्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर 30 का एग्जांपल लेती हूँ तो कितने सर्कल्स बनेंगे, 4 ही सर्कल बनेंगे। 20 का एग्जांपल लिया तो यहाँ पर 5 बने। 15 का एग्जांपल लेंगे तो आई थिंक 6 या 7 बन जाएंगे। करेक्ट? आई होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम हमारा कोड बनाना
स्टार्ट करते हैं, उसके साथ-साथ मैं आपको बाकी चीज़ें समझाती जाऊँगी अगर कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो। जो सबसे पहली चीज़ होगी वो हमें टर्टल की ज़रूरत होगी। टर्टल का काम क्या है? वो जो पूरा एनिमेशन के साथ वो बना रहा था ना एक एरो के साथ, उसको टर्टल बोलते हैं। ये एनिमेशन टर्टल से ही आएगा। उसके लिए हमें टर्टल को इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, टर्टल इम्पोर्ट। ठीक है जी, हमने इम्पोर्ट तो कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी? नेक्स्ट चीज़ होगी हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन का काम क्या होगा? जितना भी लॉजिक होगा ना सर्कल बनाने का, कैलकुलेशन का, रेडियस का, ये सब हम इस फंक्शन के अंदर ही करेंगे। ठीक है, ड्रॉ सर्कल नाम दे रही हूँ मैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो एज अ विश। ठीक है जी, उसके बाद एक पैरामीटर पास कर रही हूँ मैं रेडियस नाम का। ठीक है जी, वो भी मैंने यहाँ पर पास कर दिया है पैरामीटर। ये रेडियस स्टोर करेगा जो भी रेडियस दे रही हूँ। स्टार्टिंग रेडियस अगर मैं 100 दे रही हूँ, उसके बाद डिस्टेंस अगर 20 का दे रही हूँ, तो फिर वो माइनस करता जाएगा उस रेडियस में से और करंट रेडियस के हिसाब से वो सर्कल को प्रिंट कराता जाएगा। ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, बेस कंडीशन, जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ रिकर्जन में बेस कंडीशन इज अ मस्ट। अब बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन में मैं लिख रही हूँ अगर रेडियस छोटा हो जाता है 10 से या फिर बराबर हो जाता है तो फिर आप रिटर्न कर जाओ यहाँ से, आपको सर्कल प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हर चीज के लिए वेरी करेगा, क्योंकि अगर मैं रेडियस 15 दे देती हूँ, 5 दे देती हूँ, 4 दे देती हूँ, 3 दे देती हूँ, 20 दे देती हूँ, उस हिसाब से। ठीक है, तो आप एक बार इसको ना बैकएंड में खुद भी रन करके देखना, पेन पेपर लेना और देखना कि कैसे कोड बैकएंड में काम करा, आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ठीक है, चलिए जी, इतना हमने काम तो कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है, हमने हमारा फंक्शन क्रिएट कर लिया है। सेकंड, हमने रेडियस भी बता दी, मतलब बेस कंडीशन भी बता दी कहाँ पर आपको रोकना है। अब जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारा ड्रॉ करने का सर्कल। अब ड्रॉ कैसे करेंगे हमारा सर्कल? वो करंट सर्कल होगा। स्टार्टिंग अगर मैं 100 से कर रही हूँ रेडियस की, तो वो 100 के लिए प्रिंट कराएगा, फिर वो माइनस कर देगा 20 को, फिर वो 80 के लिए प्रिंट कराएगा। तो ये कुल मिला के करंट सर्कल के लिए हर बार अपडेट होता जाएगा। पहले 100 के लिए, फिर 80 के लिए, फिर 60 के लिए, फिर 40 के लिए, फिर 30, 20 मतलब फिर 20, फिर ऐसे। ओके, रेडियस। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने रेडियस दे दी है इसको। टर्टल डॉट सर्कल का काम होगा सर्कल को प्रिंट कराना जो भी अभी करंट रेडियस है उसके हिसाब से। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल लगेगा, ड्रॉ अ स्मॉलर सर्कल। हाँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने बेस कंडीशन तो दे दी। अब जो स्टार्ट होगा हमारा सर्कल प्रिंट करना, जो भी अभी करंट रेडियस है 100 है, 100 वाला आप प्रिंट करा दो। अब रिकर्सिव कॉल लगाओ, मतलब अपने से छोटी वाली वैल्यू के लिए कॉल लगा दो। 20 माइनस बोल रही हूँ मैं, तो 20 माइनस करके अब 80 के लिए कॉल लगा दो। ठीक है, वो वाला काम यहाँ पर होगा। ठीक है जी, करंट सर्कल तो उसने प्रिंट करा दिया 100 के लिए। उसके बाद अब 80 के लिए अगर हमें कॉल लगाना है तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ होगा। उसके बाद अपने से छोटी वाली वैल्यू के लिए अब यहाँ पर पैरामीटर क्या दिया? रेडियस दिया। वहां पर एन लेते थे इसलिए एन लिखते थे हम, रेडियस दिया इसलिए रेडियस। और यहाँ पर मैं 15 लिख रही थी बट चलिए 20 लिख देते हैं, आपको कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, फिर हम चेंज भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने रिकर्सिव कॉल लगा दिया, 100 के लिए इसने प्रिंट करा दिया, फिर 80 के लिए करा देगा, फिर से कॉल लगेगा उसकी छोटी वाली के लिए। ठीक है, अब क्या होगा? 80 के लिए प्रिंट करा देगा, फिर से छोटे वाले की कॉल लगेगा 60 के लिए, फिर 60 के लिए प्रिंट करा देगा, फिर से छोटे वाले कॉल लगेगा 40 के लिए, फिर 40 के लिए प्रिंट करा देगा, फिर से छोटे वाले के लिए कॉल लगेगा 20 के लिए, फिर 20 के लिए प्रिंट करा देगा। उसके बाद बेस कंडीशन हिट हो जाएगी। हमारा जो कोड का लॉजिक था पूरा लिख दिया, बस इतना ही था। अब ये जो टर्टल का एनिमेशन का है ना, वो लॉजिक हमें लिखना है, वो हम लिख लेते हैं। बट कुल मिला के वो एक्चुअली लॉजिक नहीं है, वो एक सेटअप है टर्टल का कि उसको एनिमेशन कैसे करवाना है उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, टर्टल हमने इंपोर्ट करा था उसी को यूज करेंगे। डॉट स्पीड, अब स्पीड में दे रही हूँ 2 दे देते हैं क्योंकि 1 बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा और 10 बहुत ज्यादा ही हो जाएगी, मतलब बहुत तेज स्पीड से बताएगा तो हमें एनिमेशन ही नहीं दिखेगा, इसलिए मैं 2 दे रही हूँ यहाँ पर, ये सही स्पीड रहेगी। ठीक है, फिर से टर्टल ले रहे हैं हम, टर्टल डॉट पेनअप, मतलब मैं भी ये बोल रही हूँ कि ठीक है आपने स्पीड तो ले ली 2, ठीक है, अब पेनअप कर दो, मतलब हमारा जो सर्कल है उसको स्टार्ट कर दो, प्रिंट कराना, एनिमेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद टर्टल, अब इसने एनिमेशन स्टार्ट तो कर दिया, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, हाँ ध्यान से देखो, विजुलाइज करो जैसे वो सर्कल प्रिंट हो रहा था ना वैसे। सबसे पहले हमने बोल दिया स्पीड ये रखो, अब उसने पेन अप कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया प्रिंट करना, ऐसे करके वो जाएगा प्रिंट करना स्टार्ट करेगा एक सर्कल। ठीक है, प्रिंट कराते वक्त मैं अब इसको बोल रही हूँ टर्टल गो टू, अब देखो यहाँ पर मूव डाउन, अब इसको मैं बता रही हूँ कि 0 से स्टार्ट करो, एक ही पॉइंट रहेगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट करो, -100, -100 क्यों? इसकी रेडियस जरूर हम 100 दे रहे हैं बट मैं इसको बोल रही हूँ कि सही से पूरी स्क्रीन को फिट कर दे, बस इसलिए मैं लिख रही हूँ। उसके साथ साथ -100 इसलिए कि वो 100 उसकी रेडियस रहेगी। उसी पॉइंट पर आओ वापस से जहां पे आपने स्टार्ट करा था बनाना, ऐसे करके आपने एक सर्कल बनाया, वापस उसी पॉइंट पर आओ,
-100, ठीक है, उसी पॉइंट पर आ गए। फिर से वहीं से स्टार्ट करो और दूसरा सर्कल बनाओ, बट उससे छोटे वाले रेडियस। फिर से वहीं से स्टार्ट करो, थर्ड सर्कल बनाओ। फिर से वहीं से स्टार्ट करो, फोर्थ सर्कल बनाओ, इसलिए, ठीक है। कुल मिला के इसका अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब ये है, चलो लिख भी देती हूँ। इसका मतलब है मूव डाउन टू बिग सर्कल। एक बड़ा सर्कल प्रिंट हो जाए, उसके नीचे फिर छोटा वाला सर्कल, फिर उससे छोटा वाला सर्कल, ऐसे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और जब ये सारा आप काम कर दो, सब कुछ आपने प्रिंट करा दिया है, तो फिर अप एंड डाउन कर दो, मतलब आप बंद कर दो सर्कल को प्रिंट कराना। कंडीशन हिट हो गई होगी, 10 तक आप पहुंच गए होंगे या फिर उसकी छोटी वैल्यू पे पहुंच गए होंगे, तो अब आप पेन डाउन कर दो, ठीक है जी। यहाँ पर हमने पेन डाउन करवा दिया। ये ना मेथड्स है, तो इसलिए पेरेंथेसिस लगाना मत भूलना। अब उसके बाद स्टार्ट रिकर्जन। अब रिकर्जन को हमें स्टार्ट कराना है, तो ऑब्वियसली फंक्शन के बाहर निकलने के बाद हमें कॉल तो लगाना पड़ता है ना हमारे फंक्शन को, तो वही। अब स्टार्टिंग का मैं दे रही हूँ उसको 100, इसीलिए मैंने यहाँ पर -100 दिया। ये भी हमने दे दिया, कॉल भी लगा दिया, और फिर से टर्टल डॉट डन, मतलब ये प्रिंट हो चुका है, डन हो चुका है, बस इसलिए, ठीक है जी। ये भी हमारा काम हो गया। इस डन का काम होगा, इसने प्रिंट कराना स्टार्ट कर दिया है, मतलब अब अपना इंटरफेस ओपन करो और मुझे एनिमेशन दिखाओ, एनिमेशन होते हुए, ठीक है। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए कितना अच्छा एनिमेशन बता रहा है, ठीक है। देखो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर एंड हो रहा है, फिर उससे छोटा वाला रेडियस ले रहा है 20 के डिस्टेंस से, उससे छोटा, और जैसे ये हिट करेगा 20 पे, ठीक है, उसके बाद और अगर छोटा करेगा तो फिर तो 0 पे आ जाएगा, मतलब 10 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसीलिए उसने उससे और छोटा वाला सर्कल प्रिंट नहीं कराया। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिख दूं 10, तो टोटल 10 सर्कल्स प्रिंट होंगे। आई थिंक 9 सर्कल्स प्रिंट होंगे, सॉरी, है ना, 9 होंगे 10 होंगे, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो 1, ये वाला 2 वाला सर्कल है, ये 3 सर्कल है। अब रेडियस हम रख रहे हैं 10, फोर्थ, फिफ्थ सर्कल है, सिक्स्थ सर्कल है, सेवेंथ है, एट्थ, नाइन्थ। हाँ 9 ही होंगे, क्योंकि वो 10 पर आते से तो हिट कर देगा ना कंडीशन, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर आप 15 भी रख सकते हो, ठीक है। ये 100 के लिए प्रिंट होगा, उसके बाद फिर 85 के लिए प्रिंट होगा, फिर 70 के लिए प्रिंट होगा, फिर 55 के लिए आई थिंक प्रिंट होगा, फिर ऐसे करते करते प्रिंट होगा और कंडीशन हिट कर जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे कोड काम कर रहा है। फिर से बता रही हूँ शॉर्ट में, अगर कोई सी भी चीज नहीं समझ आई है तो ये टर्टल का काम करेगा, इंपोर्ट कराने का काम, जो भी एनिमेशन हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। एक हमने फंक्शन क्रिएट करा है जहां पर सारा कैलकुलेशन हो रहा है, जब भी 10 से छोटी हो जाती है वैल्यू, बराबर हो जाती है, आप रिटर्न कर जाओ, प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी करंटली जो भी वैल्यू शुरुआत में 100 है, तो 100 वाला आप सर्कल प्रिंट करा दो, उसके बाद अपने से छोटी वाली के लिए कॉल लगा दो। रेडियस के लिए 100 था, तो 15 माइनस कर दो, मतलब 85 के लिए आप कॉल लगा दो, तो 85 के लिए फिर से कॉल लग गया, ठीक है। ये सब सिर्फ एनिमेशन का काम है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आया, इसने अपने से छोटे वाले के लिए कॉल लगा दिया, 100 को प्रिंट कराया, उसके बाद अपने से छोटे वाले के कॉल लगा दिया, फिर से यहाँ पर आया, कंडीशन चेक करी क्या रेडियस हो चुकी है 10 या उससे छोटी, नहीं 85 है, तो प्रिंट करा सकते हैं। 85 के लिए प्रिंट करा दिया इसने, फिर से यहाँ पर आया, 15 को माइनस कर दो, मतलब अब 85 में से 15 गया तो 70 बचा, अब 70 के लिए यहाँ पर कॉल जाएगा, कंडीशन चेक, फिर से 70 के लिए प्रिंट कराएगा, फिर से 15 कम कर दो 70 में से, उसके लिए जाएगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, जहाँ पे कंडीशन हिट हो गई वहां पर रोक देगा, ठीक है। ये भी चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी, करेक्ट। मैंने बहुत मेहनत से वाला कोर्स डिजाइन किया आपके लिए, AML के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आई थिंक नंपाई के कोर्स में काफी अच्छे कमेंट्स करे आपने, थैंक यू सो मच। बट मुझे उससे ज्यादा की उम्मीद थी आप सबसे कि आप और ज्यादा वायरल कराओगे। मेरा प्लीज वीडियो शेयर करा करो, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली तक के भी ये शेयर हो, उन्हें भी पाइथन, AML, डाटा साइंस सीखने में हेल्प हो, वो भी इतने ईजीएस्ट एग्जाम्पल्स के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। बहुत मेहनत से ये वाले कोर्स डिजाइन किए हैं मैंने आपके लिए इतने इजी लैंग्वेज में। आई डोंट थिंक सो कि इतने इजी लैंग्वेज में आपको यूट्यूब पे पाइथन के कोर्स या AML के कोर्स मिलेंगे, या फिर पाइथन के लाइब्रेरीज के कोर्सेज मिलेंगे, करेक्ट। तो प्लीज इस वाले चैनल को सपोर्ट दिखाना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज्यादा नए वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो, कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना, कोई से वीडियो की लिंक नहीं मिलती है तो वो भी बता देना, और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।